बारे में। तो देखिए अनुसंधान, जिसे हिंदी में देखिए रिसर्च को शोध भी कह देते हैं, अनुसंधान भी कह देते हैं, है ना। तो देखिए अनुसंधान या शोध शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना। अब देखिए लैटिन शब्द यानी कि लातीनी भाषा का शब्द है शोध, जिसका अर्थ है जानना, यानी कि जब हम किसी चीज़ को जानते हैं। शोध अंग्रेजी शब्द रिसर्च का पर्याय है, किंतु इसका अर्थ पुनः खोज नहीं, गहन खोज है। आप देखें यहाँ पे क्या है कि जब भी हम रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना कि जिस चीज़ के बारे में हम पुनः खोज करते हैं उसे रिसर्च कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कहते हैं इसका मतलब पुनः खोज नहीं होता, इसका मतलब होता है गहन खोज करना। रिसर्च होता है गहन खोज। मान लीजिए आपको मैं सिंपल सा एक मतलब समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, है ना, आपने टॉपिक पढ़ा लेकिन आपको वो टॉपिक अधूरा लगा। मान लीजिए आपने बुक में से कोई भी चैप्टर पढ़ा, कोई विषय पढ़ा, है ना, आपने मान लीजिए रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा, आपको कम लगा, तो आपने क्या किया कि कोई और बुक पढ़ी, उसमें से पॉइंट्स देखे, तो फिर आपने गूगल किया, यूट्यूब किया, आपने डिफरेंट टाइप की वीडियोस देखी, फिर आपने उससे नोट्स बनाए। यानी कि देखिए आप एक ही विषय पढ़ रहे हैं लेकिन उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की विभिन्न प्रकार की किताबों का, वीडियो का, गूगल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद के नोट्स बना रहे हैं। वो होती है रिसर्च। यानी कि किसी टॉपिक को आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं, वो होता है रिसर्च, है ना। आपको पता है कि देखिए आपने जो टॉपिक पढ़ा लेकिन वो अधूरा है, वो पूरा नहीं है, तो उसके लिए फिर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं जगह जगह से उसके बारे में, वो होती है रिसर्च। ठीक है, यानी कि वो चीज़ जो पहले से देखिए खोजी जा चुकी है लेकिन उसकी कमियों को दूर करने के लिए हम उस काम के ऊपर फिर से अपना काम स्टार्ट करते हैं, वो होती है रिसर्च। अभिवृत्ति को आंग्ल भाषा में, अब देखिए पहले हमने देखिए ये पढ़ा है ना, शोध अभिवृत्ति में हमने अनुसंधान शोध पढ़ा, अब हम अभिवृत्ति पढ़ेंगे, इनकी एप्टीट्यूड क्या है। तो देखिए अभिवृत्ति को आंग्ल भाषा में एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड शब्द लैटिन भाषा के एप्टस से शब्द से बना है, जिसका अर्थ है योग्यता। देखिए एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, ये एक ही है। सो देखिए इसका अर्थ है योग्यता या सुविधा। अभिवृत्ति का संबंध अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव से है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारा एटीट्यूड होता है, जो हमारा अभिवृत्ति होता है, उसका प्रतिकूल प्रभाव भी होता है, अनुकूल प्रभाव भी होता है ना। तो देखिए अनुसंधान अभिवृत्ति में क्या है कि अनुसंधान का मतलब होता है कि वो चीज़ जो पहले से खोजी जा चुकी है लेकिन उसका फिर से खोज करना, लेकिन गहन खोज करना। और अभिवृत्ति क्या है कि कुछ करने की क्षमता। अब देखिए रिसर्च जो है वो हर एक की बस की बात नहीं है, शोध है जो है, अनुसंधान जो है वो हर एक की बस की बात नहीं है। जो देखिए JRF होल्डर हैं वो शोध करते हैं, और जिसके अंदर जिज्ञासा है वो शोध करते हैं, हर एक इंसान शोध नहीं करता। आप देखिए जैसे UGC नेट का पेपर है, वहाँ पे क्या है कि JRF का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, वहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट की रुचि है आगे PhD करने के लिए तो वो रिसर्च करेंगे, कुछ स्टूडेंट की रुचि है आगे पढ़ाने के लिए तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चुने जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हर एक जो स्टूडेंट है वो शोध नहीं कर सकता, लेकिन कुछ खास स्टूडेंट ही शोध करते हैं, विद्यार्थी ही शोध करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों को तोड़ के पढ़ते हैं, अनुसंधान और रिसर्च। अब देखिए अनुसंधान, जैसे आपको पता है कि अनुसंधान शब्द लैटिन भाषा जानना है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ना। यानी कि सिंपल आपको मैं बताता हूँ कि इनका मतलब क्या है। देखिए अनुसंधान का मतलब वही होता है कि किसी चीज़ को जानना, और अभिवृत्ति का मतलब होता है कि कुछ करने की क्षमता, है ना। तो आप में अगर कुछ करने की क्षमता है, यानी कि देखिए जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, उसके अंदर कुछ करने की क्षमता है, तो उसे हम अनुसंधान अभिवृत्ति या रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे देखिए रेडमैन और मोरी ने अपनी किताब दी रोमांस ऑफ रिसर्च, आप देखिए इनकी किताब का नाम जानना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जहाँ पे डेफिनेशन आती है, परिभाषाएं आती हैं, और साथ में किताब के नाम आते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, तो आपको ये करना ज़रूरी है। तो इनकी जो किताब है द रोमांस ऑफ रिसर्च में शोध का देखिए इन्होंने अर्थ स्पष्ट किया है कि लिखा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। इनके देखिए यानी कि जब हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें जो व्यवस्थित ढंग होता है, यानी कि
एक होता है ना, एक काम करने का तरीका होता है व्यवस्थित ढंग से, उसे हम शोध कहते हैं। यानी कि जब हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से या व्यवस्थित प्रयत्न से। एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश के अनुसार देखिए, किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी गई है। स्पार और स्पेंसन ने शोध को परिभाषित करते हुए अपनी पुस्तक में लिखा है कि कोई भी विद्वतापूर्ण शोध ही सत्य के लिए, तथ्यों के लिए, निश्चितताओं के लिए अन्वेषण है। आलपोर्ट के अनुसार अभिवृत्ति प्रत्युत्तर देने की वह मानसिक तथा स्थायिक तत्परताओं से संबंधित अवस्था है जो अनुभव द्वारा संगठित होती है, जिसके व्यवहार पर निर्देशात्मक और गत्यात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा अनुभव है, अब देखिए जो शोध होती है वो किसके द्वारा होती है, अनुभव के द्वारा होती है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास अनुभव नहीं है तो आप शोध कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई टॉपिक है तो आपको पता है कि इसमें कम है, इसमें कुछ ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं पेपर 1 के लिए, है ना, यूजी सेट पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, आपको लगेगा कि ये टॉपिक कम है। अब देखिए आपके पास अनुभव है, आपने पहले पेपर दिया हुआ है, एग्ज़ाम दिया हुआ है, तभी आपको पता चलेगा ना। तो फिर आप उसको अपने नए तरीके से नोट्स बनाएंगे, वो रिसर्च हो गया। जब भी देखिए किसी व्यक्ति के पास कुछ चीज़ हो लेकिन वो उसे कम लगे या उसमें कुछ कमियां लगे, तो उसके बारे में वो खोजना शुरू करता है अपने अनुभव के द्वारा। फिर वो सिस्टमैटिक वे से, व्यवस्थित ढंग से शोध को प्राप्त करता है। तो देखिए ये डेफिनेशन आपको एज इट इज़ ऐसे ही करनी है। सो देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। देखिए शोध मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है और ज्ञान भंडार को विकसित एवं परिमार्जित करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि शोध क्या करता है, देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, शोध क्यों जरूरी है, अनुसंधान क्यों जरूरी है। देखिए ये मानव ज्ञान को दिशा प्रदान, मानव ज्ञान मतलब देखिए हर एक मानव के अंदर क्या है, ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का कैसे इस्तेमाल करना है किसी को पता नहीं है। देखिए मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति जो है उनके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या है उनको दिशा नहीं मिलती। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके अंदर कला है नोट्स बनाने की, आपके अंदर कला है, बहुत सारी कला है, लेकिन उसको दिशा नहीं है। दिशा किससे मिलती है, रिसर्च से, शोध से। यानी कि जो मानव के दिमाग के अंदर जो ज्ञान भरा पड़ा है, जो ज्ञान का भंडार है, उसे दिशा प्रदान करना किसका काम है, शोध का काम है। शोध जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है। यानी कि देखिए मूल प्रवृत्ति क्या है, जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना, जो आपके अंदर जिज्ञासा होती है कि ये चीज़ मैं करूँ, वो चीज़ मैं करूँ। आपका जैसे मन है कि मान लीजिए कि आप सबसे बेस्ट नोट्स बनाएं, आपका मन है कि आप एक अच्छी दवाई खोजें, है ना। तो वो क्या है कि आपकी आत्म संतुष्टि है, आपकी जिज्ञासा है ना। तो उसकी संतुष्टि कैसे होगी, वो रिसर्च से होगी, शोध से होगी। शोध से व्यवहारिक समस्या का समाधान होता है। देखिए आपकी जो व्यवहारिक समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। शोध पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक है। देखिए जो आपके ग्रह है, यानी कि जो आप जिस चीज़ के बारे में आपका नॉलेज है लेकिन अधूरी नॉलेज है, आपको उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो आपको चीज़ें आधी अधूरी पता है, तो पूरी पता लगाने के लिए आपको शोध करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। शोध अनेक नवीन कार्यविधियों व उत्पादों को विकसित करता है। अब देखिए शोध क्या है कि नवीन कार्यविधि मतलब कि जो चीज़ पहले नहीं थी अब वो चीज़ आ चुकी है। आप देखिए कि पहले क्या था कि पहले आप देखेंगे कि आप किसी की एग्जांपल लीजिए, आप मान लीजिए कि पहले आप टेलीफोन की एग्जांपल लेते हैं। आज देखिए हमारे पास क्या है, आज हम 4G के ज़माने में है ना, आगे जाके हम 5G के ज़माने में आ जाएंगे। तो ये क्या है कि देखिए पहले हमारे पास तो टावर वाले फ़ोन होते, पहले हमारे पास लैंडलाइन होता था, फिर टावर वाले फ़ोन आ गए। तो धीरे धीरे करते करते क्या है, अब हम 4G 5G में आ चुके हैं। ये क्या है, ये रिसर्च का ही तो परिणाम है ना। तो इससे क्या है, नई कार्यविधियाँ निकल के आती हैं। तो देखिए शोध ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता और सूक्ष्मता लाता है। पक्षों में गहनता मतलब बहुत गहराई, सूक्ष्मता मतलब बहुत बारीकी से। यानी कि देखिए जो ज्ञान के विविध पक्ष हैं, यानी कि जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से, बहुत बारीकी से आपको उसके बारे में पता लगाना। शोध से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। देखिए शोध से व्यक्ति वाकई बौद्धिक विकास है, क्योंकि देखिए जब जब आपके सामने प्रॉब्लम आएगी आपको उसका सलूशन मिलेगा, तो आपके सामने वैसे ही देखिए आपका बौद्धिक विकास होगा। अनुसंधान हमारी आर्थिक प्रणाली में लगभग सभी सरकारी नीतियों के लिए आधार प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो अनुसंधान है वो क्या है,
आर्थिक प्रणालियाँ, यानी कि देखिए जो सरकार की नीतियाँ हैं, है ना, सरकार की सभी नीतियाँ हैं, इसमें देखिए जो आर्थिक प्रणालियाँ हैं, तो अनुसंधान का काम क्या है, उसमें आधार प्रदान करना। जो चीज़ें छूट चुकी हैं, जो चीज़ें नहीं हैं, तो लेकिन उसे कैसे किया जाता है, उसे शोध के द्वारा, रिसर्च के द्वारा खोजा जाता है, फिर उसे आधार प्रदान किया जाता है। अनुसंधान के माध्यम से हम वैकल्पिक नीतियों पर विचार और इन विकल्पों में से प्रत्येक के परिणामों की जांच कर सकते हैं। देखें यहाँ पे क्या है कि वैकल्पिक नीतियों पर, यानी कि जो हमारे पास विकल्प होते हैं नीतियों के, है ना, जैसे हमारे पास जो चीज़ें हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, हम उसका विकल्प ढूंढते हैं। देखिए हर एक चीज़ का विकल्प होता है। विकल्प क्या है, आपके पास पुस्तक है, आपके पास विकल्प है कि आप उसका सेम चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। आपके पास विकल्प हो गया ना, या तो आप वीडियो देखिए, तो या तो आप बुक से पढ़िए, है ना। तो यही इसमें क्या है कि बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो जिसमें आपको जांच करनी होती है। अब देखिए शोध किया जाए कि ऑफलाइन कोचिंग अच्छी है, ऑनलाइन अच्छी है, तो दोनों में से बेस्ट क्या है, तो इसके ऊपर रिसर्च करना होता है। तो ये चीज़ें इसमें काम आती हैं। उसके बाद देखिए अनुसंधान सामाजिक रिश्तों का अध्ययन करने में सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। शोध सामाजिक विकास का सहायक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सामाजिक रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते मतलब जो हमारे आपके पड़ोसी के साथ संबंध है, जो आपके अपने आसपास के समाज के लोगों के साथ संबंध है ना, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए समाज में रहते सभी लोग जुड़े हैं। अगर अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, इसका इफेक्ट भी, प्रभाव भी लोगों पर ही पड़ता है। यह एक तरह का औपचारिक प्रशिक्षण है। देखिए बिल्कुल औपचारिक प्रशिक्षण ही है। रिसर्च आप घर बैठे आपको नहीं आएगी, आपको उसके लिए यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि रिसर्च कैसे होगा। अनुसंधान नए सिद्धांत का सामान्यीकरण करने के लिए हो सकता है। देखिए नए सिद्धांत का सामान्यीकरण मतलब कि जो नई चीज़ है लेकिन हमें पता नहीं है, हमें उस चीज़ के बारे में पता लगाना है ना। तो हमारे पास क्या है, नए सिद्धांत हैं, तो उसे अच्छे तरीके से लागू करने के लिए अनुसंधान ज़रूरी है। सो देखिए 19वीं शताब्दी के जर्मन इतिहासकारों नेबर और रैंके के समय शोध के लिए ऐसी रीति विकसित हुई जिससे घटनाओं की वास्तविक सत्यता की संभावना में अत्यधिक वृद्धि हो गई, है ना। देखिए 19वीं शताब्दी में क्या था, दो इतिहासकार थे, तो एक ऐसी रीति आई जिसमें क्या था कि जो घटनाओं की वास्तविक सत्यता, यानी कि जो भी घटनाएं होती थी वो क्यों होती थी, उसके पीछे कारण क्या था, तो क्या था, उसमें अत्यधिक वृद्धि होने लगी। शोध विधियाँ हमें प्रत्येक घटना के संबंध में सत्यता की खोज करने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करती हैं। ये विधियाँ भूलों एवं गलतियों की संभावना को भी कम करती हैं। अब देखिए शोध विधियाँ क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं, वो सही है गलत है, आपको कैसे पता चलेगा, आप उसे एक बार चेक करेंगे तभी, है ना। यानी कि आप उसे शोध करेंगे तभी आपको ये पता चलेगा। तो इससे क्या है कि जो आपकी गलतियां हैं, जो आपकी भूल है, इसमें संभावना कम रहती है। संभावना कम का मतलब क्या है, संभावना रहती है लेकिन बहुत कम रहती है। यह संपूर्ण कार्य एक जटिल प्रक्रिया है जिसे विश्लेषण रीति के नाम से जाना जाता है। विश्लेषण रीति देखिए जिस चीज़ का आप गहन विश्लेषण करते हैं, है ना, जैसे आपके पास कोई चीज़ है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है, आप मान लीजिए यूजी सेट की तैयारी करते हैं, आपके सामने क्या है, कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा विश्लेषित है, तो इसे क्या कहेंगे, विश्लेषण रीति कहेंगे, है ना। क्योंकि देखिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, जटिल प्रक्रिया है। देखिए हर कोई नहीं कर पाएगा, बहुत सारा इसमें आपको खोज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को आपको इसमें लेके आना पड़ता है। तो इसके लिए क्या है, ये विश्लेषण करना पड़ता है आपको। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप भारत पाकिस्तान के संबंध के ऊपर चर्चा करिए, रिसर्च करिए, तो उसके लिए आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों को खोजना पड़ेगा। ये रीति किसी तथ्य या घटना के विभिन्न खंडों के को आपस में संयोजित करती है और इन संयोजित खंडों को एक पूर्ण आकार देने का प्रयास करती है। देखिए विभिन्न खंड क्या है, आपके पास क्या है कि मान लीजिए आप कोई रिसर्च करते हैं तो आपके पास खंड आ जाते हैं, यानी कि आपने एक चीज़ के बारे में देख लिया, फिर दूसरी चीज़ के बारे में देख लिया, फिर तीसरी चीज़ के बारे में देख लिया, फिर चौथी चीज़ के बारे में देख लिया, फिर पाँचवीं के बारे में देख लिया। जब इन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो एक वो विषय बन जाता है। वो क्या बनता है, वो विषय बनता है जो कहाँ पे काम आता है, रिसर्च में काम आता है। तो देखिए इस प्रकार शोधकर्ता की भूमिका भवन बनाने वाले उस मिस्त्री के समान होती है जिसमें वह विभिन्न ईंटों के संयोजन से एक सुंदर घर का निर्माण करता है। देखिए जैसे ईंट लगा के मिस्त्री क्या करते हैं, एक भवन का निर्माण करते हैं, वैसे ही आप छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर एक नई शोध को लेके आते हैं। इसके लिए आवश्यक होता है कि वह पहले सभी तथ्यों में से उचित तथ्यों का चयन करें,
एक निर्धारित योजना के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करें, उन्हें पैराग्राफ, खंडों व अध्याय के रूप में संयोजित को करें तथा फिर उनसे रोचक और एवं ज्ञानवर्धक विषय वस्तु का निर्माण करें। देखिए सबसे पहले क्या है, रिसर्च करने के लिए आपको पहले तथ्य चुनने होंगे, उसके बाद क्या है, उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखना होगा कि सबसे पहले आपको क्या चीज़ चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, ऐसे करके। उसके जैसे हम कहते हैं ना कि ये छोटे बच्चे हैं, ये बड़े बच्चे हैं, ये जवान है, ये बूढ़े हैं, ये आदमी और व्यवस्थित ढंग हो गया ना, वैसे तो खंड होते हैं। पहले आपको देखना पड़ता है कि कौन से खंड में रखना है, आपको छोटे छोटे टुकड़े में रखना है, फिर आप उसे इकट्ठा करेंगे ऐसे करके। किंतु ऐसा करने मात्र से शोध महान नहीं बनता, बल्कि इसके लिए शोधकर्ता को रचनात्मक एवं प्रतिभाशाली भी होना चाहिए। देखिए आपको रचनात्मक होना चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपको प्रतिभाशाली होना चाहिए। इसलिए आप एक अच्छे रिसर्चर, आप एक अच्छी जो रिसर्च या शोध कर सकते हैं। मूल्यांकन देखिए, अनुमान एवं आकलन से वैज्ञानिक दृष्टि विकसित होती है। संश्लेषण प्रक्रिया में तथ्यों के संयोजन एवं निर्धारण के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी होते हैं। ये कार्य हैं तथ्यों में अंतराल को कम करना, दृढ़ता से समाप्त करना, विरोधाभासों का निराकरण करना तथा कठिन समस्याओं का उत्तर देना। इन सभी प्रक्रियाओं एवं कार्यों से ही शोध को महान बनाया जा सकता है। देखिए जैसे तथ्य में अंतराल, यानी कि जब आप चीज़ को खोजते हैं तो बहुत लंबा टाइम नहीं लेना चाहिए। जब भी आप चीज़ों को करते हैं तो आपको उसे दृढ़ता से समाप्त करना चाहिए, यानी कि वो चीज़ ऐसे करनी चाहिए कि आपको फिर से खोजना ना पड़े। जो आपके सामने कठिन समस्याएं हैं, जो आपके मन में प्रश्न हैं शोध को लेके, उनका उत्तर आपको होना चाहिए आपके पास, वो चीज़ है। तो हम करेंगे शोध के उद्देश्य। देखिए शोध के उद्देश्य क्या है, हम जो शोध क्यों करते हैं। देखिए शोध का उद्देश्य क्या है कि उस सत्य का पता लगाना जो छिपा हुआ है और जिसे कभी अभी तक नहीं खोजा गया है ना, यानी कि वो सत्य जो अभी तक खोजा नहीं गया है, जो छिपा हुआ है, उसे खोजना हमारा क्या होता है, ये शोध का उद्देश्य होता है। देखिए कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, ये शोध के मेन काम है। देखिए कौन करेगा शोध, क्या करेंगे शोध में, कहाँ पे करेंगे शोध, कब करेंगे, क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, यही चीज़ें तो शोध के अंदर आती हैं, यही तो इसके उद्देश्य है। देखिए जॉर्ज जे मूले के अनुसार शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा अर्थापन को अनुसंधान कहते हैं। शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य यह होता है कि सिद्धांतों की शैक्षिक क्षेत्र में क्या उपयोगिता है। अब देखिए शैक्षिक क्षेत्र में क्या है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका समाधान कैसे होगा, शोध के द्वारा होगा। अब देखिए जैसे 2020 में है ना, 2020 में पिछले साल क्या हुआ था कि एक एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी। तो एजुकेशन पॉलिसी मतलब जो नई शिक्षा नीति आई थी। देखिए इससे पहले जो पहली पुरानी शिक्षा नीति थी, बहुत सारी कमियां थी, उसको शोध किया गया, शोध करने के बाद उसकी समस्या को दूर किया गया, तो नई शिक्षा नीति यहाँ पे क्या है, आ गई है ना। मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2020 की। ये पहले की जो है, ठीक है, जो नई शिक्षा नीति, आप पता है कि आपको ये 1 साल पहले आ चुकी है। तो उसकी समस्या कैसे दूर होगी, शोध के द्वारा। अब देखिए शोध के कुछ उद्देश्य हैं, यो देखिए, वो देखिए सैद्धांतिक उद्देश्य, थ्योरेटिकल उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे। अब देखिए इस शोध के अंतर्गत वैज्ञानिक विधि के माध्यम से नवीन सिद्धांतों व नियमों को प्रतिपादन किया जाता है। ये शोध कार्य व्याख्यात्मक प्रकृति के होते हैं, इनके अंतर्गत चरों के बीच सहसंबंधों की व्याख्या होती है। इस प्रकार के शोध कार्यों से प्राथमिक रूप से विज्ञान की वृद्धि होती है। अब देखिए सैद्धांतिक उद्देश्य क्या है कि वो शोध जिसमें वैज्ञानिक विधि हो। वैज्ञानिक विधि क्या है कि देखिए साइंटिफिक प्रूफ वही होता है, मेथड वही होता है जो यानी कि जो सत्य हो। वैज्ञानिक विधि वो है जो हर एक चीज़ पे लागू होती है। देखिए आप हवा में बातें करेंगे, वो वैज्ञानिक विधि नहीं है। जिसको आपको प्रूफ करना पड़े, जिसको आपके पास, जिसके लिए आपके पास सबूत हो, वो होती है वैज्ञानिक विधि। तो इससे क्या है, वैज्ञानिक विधि से आप नवीन सिद्धांतों पर पहुँचेंगे, नए नए नियम आपके सामने आएंगे। तो ये व्याख्यात्मक होते हैं, इनकी बहुत डिटेल में आपको इसको लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है तथ्यात्मक, फैक्चुअल पर्पस। देखिए ऐतिहासिक शोधों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, इनके आधार पर वर्तमान घटनाओं को समझने में सुविधा मिलती है। इन उद्देश्यों की प्रकृति विवरणात्मक होती है, क्योंकि तथ्यों की खोज करके उनका अथवा घटनाओं का वर्णन किया जाता है। देखिए तथ्य क्या होते हैं कि वो शोध जो तथ्यों पर
निर्भर होती है ना, तथ्यों के आधार पर की जाती है। जैसे देखिए कुछ घटनाएं होती हैं, है ना, हमें उसके बारे में पता लगाना, तो हम फैक्ट देखेंगे उसमें, है ना। तो देखिए जैसे जो वर्तमान समय में जो घटनाएं होती हैं उसको समझना कैसे होगा, वो तथ्यों को समझ के होगा, फैक्ट क्या होगा उसके बीच में, है ना, वो चीज़। हमारे उद्देश्य क्या है, हम उसे कैसे करेंगे, हम तथ्यों की खोज कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तथ्य में तथ्य क्या है कि किस बेस पे आप, किस आधार पे आप जो है खोज करते हैं। नेक्स्ट है सत्यात्मक उद्देश्य। एक है दार्शनिक प्रकृति के शोधों के द्वारा नवीन सत्य की स्थापना की जाती है, इनकी प्राप्ति अंतिम प्रश्नों के उत्तर से की जाती है। सत्यात्मक क्या है, देखिए आपने शोध कर ली लेकिन आपको कैसे पता वो सत्य है कि नहीं, जब देखिए आपके अंतिम प्रश्न यानी कि जब आपका फाइनल जब शोध हो जाता है, अंतिम शोध हो जाती है, तो आप उसे जांचते हैं कि क्या जो आपने वो खोज की है कि क्या वो सत्य है ना, क्या वो सत्य है कि नहीं। तो इस प्रकार की क्या है कि इसे कहते हैं सत्यात्मकता उद्देश्य। नेक्स्ट है व्यवहारिक उद्देश्य, यानी कि देखिए किसी भी शोध के निष्कर्षों का व्यवहारिक प्रयोग होना चाहिए, परंतु उनके शोध ऐसे भी होते हैं जहाँ पर केवल उपयोगिता को ही महान महत्व दिया प्रदान किया जाता है, ऐसे शोधों को विकासात्मक शोध कहते हैं। अब देखिए व्यवहारिक उद्देश्य क्या है, यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात क्या है यहाँ पे कि जो आप शोध कर रहे हैं वो व्यवहारिक रूप में भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने शोध कर लिया वो किसी काम के ना आए, है ना, आपने जो शोध की है वो किसी काम की है ही नहीं है, किसी पर लागू होती नहीं है, तो उसका फ़ायदा क्या। यानी कि वो ऐसी शोध होनी चाहिए जिससे सभी वर्गों को फ़ायदा मिले, उसे कहते हैं व्यवहारिक उद्देश्य। सो देखिए लास्ट हम यहाँ पे करेंगे तो अनुसंधान के अन्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए सत्य की खोज करना, छिपे सत्य का पता लगाना, ये इसका उद्देश्य है। नवीन तथ्यों की खोज करना तथा नवीन ज्ञान की प्राप्त करना, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, यानी कि नए नए तथ्यों को खोजना, नया ज्ञान प्राप्त करना, जो हमारे पास पुराना ज्ञान है उसे हटाकर नया ज्ञान प्राप्त करना, किसी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना, किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन प्रस्तुत करना। इससे किसे पता चलेगा, रिसर्च से पता चलेगा। समस्या का निदान या समाधान करना भी अनुसंधान के द्वारा होगा। वैज्ञानिक कार्यविधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना, है ना। देखिए जैसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई टॉपिक है, आपको कोई टॉपिक दे दिया, तो आप उसे कैसे करेंगे, या आप उसे किताब से पढ़ेंगे या आप उसे किसी यूट्यूब से, गूगल से आप सर्च करेंगे, वो होता है शोध। विज्ञान पर आधारित वस्तु पर ज्ञान प्राप्त करना। देखिए विज्ञान पर आधारित क्या है कि देखिए जैसे हमारे पास वैज्ञानिक तौर पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। विज्ञान बताता है कि हमारे पास गैसों का घेरा है, हमारा वायुमंडल है, उसमें ये गैसें पाई जाती है, वो गैसें पाई जाती है। तो क्या है, ये एक विज्ञान आधारित है। जो हमारे पास देखिए मेडिसिन होती है, दवाइयाँ होती है, वो भी रिसर्च के द्वारा हमारे पास आती हैं। वो क्या है, वो वैज्ञानिक तौर पर उनके पास सबूत होता है ना, वो चीज़। किन्हीं चरों के बीच कार्य कारण संबंध को समझना, परीक्षण करना। देखिए किन चरों के बीच क्या है, चर क्या है, आपस में बदलते रहते हैं ना, उनके बीच में आपस में क्या कार्य करते हैं, क्या कारण से वो जुड़े हुए हैं, इन सभी को समझना। दो जो चीज़ें हैं उनके आपस में क्या संबंध है, तो वो चीज़ समझना किस में होता है, अनुसंधान में। किसी घटना के साथ सह संबंध की जानकारी प्राप्त करना। अब देखिए किसी घटना के साथ, मान लीजिए कहीं पे कुछ घटना होगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, कुछ घटना हो गई, वहाँ पे क्या है कि वो कैसे हुई घटना, क्यों हुई, वो किससे संबंधित था, ये सब कुछ पता लगाया जाता है रिसर्च से। व्यवस्थित प्रथन द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना। अब देखिए व्यवस्थित प्रयत्न क्या है, व्यवस्थित ढंग से, यानी कि जो चीज़ सिस्टमेटिक वे से। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि रिसर्च, मान लीजिए कि आपको भारत की आबादी का पता करना है, आपको रिसर्च करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, छोटे बच्चे कितने हैं, बड़े बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, आदमी कितने हैं, औरत कितने हैं, है ना, तो शादीशुदा कितने हैं, कुंवारे कितने, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, रिसर्च में काम आएंगी। तो क्या है कि आप इसे व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे रखेंगे। तो फ्रेंड्स इंग्लिश में कहते हैं द इज़म, इंग्लिश में कहते हैं दाइज़म, हिंदी में कहते हैं ईश्वरवाद, और इनकी थी थियोलॉजी, ठीक है, थियोलॉजी थी इनकी। थीज़म यानी कि ईश्वरवाद, और थियोलॉजी ईश्वरवाद का जो थियोलॉजी था उसे आगे बढ़ाते हैं, यानी कि जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उसे बोलते हैं थियोलॉजी। सो देखिए यहाँ पे क्या था, अब देखिए संसार में पहले जितनी भी घटनाएं होती थी
उसमें एक बात कही जाती थी कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे हवा पानी है, जो कुछ भी हम सांस ले रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, ये ईश्वर की देन है। इसके पीछे क्या है, ईश्वरीय शक्ति है। तो वो बोला जाता था डाइज़म में, यानी कि ईश्वरवाद में। यानी कि संसार की कितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी घटनाएं होंगी, सबके लिए क्या था, ईश्वर को माना जाता कि ये ईश्वर है, इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है, जैसे आप देखिए जो पश्चिमी देश है, जैसे यूएसए अमेरिका है, इंग्लैंड है, तो इन्होंने ये यहाँ पे इसको खारिज किया। इन्होंने प्रत्यक्षवाद को धारणा को दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इन्होंने क्या किया कि देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि सब कुछ ईश्वर नहीं करता, ये किससे होता है, पॉजिटिविज्म से ही। इन्होंने कहा पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद दिया। इन्होंने इसमें धारणा दी कि संसार में जो कुछ भी होता है उसको प्रूफ किया जा सकता है, उसको रिसर्च के द्वारा या उसे अनुसंधान के द्वारा क्या है, उसे प्रूफ किया जा सकता है कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं। पहले क्या था, दाइज्म में यानी कि ईश्वरवाद में ये बोला जाता था कि जो धरती है उसके इर्द गिर्द सूर्य चक्कर लगाता है। लेकिन जब प्रत्यक्षवाद आया उसमें यह बताया गया कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के। तो देखिए पहले धारणा क्या थी, लोग मानते थे सूर्य चक्कर लगाता है, बाद में जब प्रूफ हुआ तो लोगों ने ये जाना कि सूर्य नहीं पृथ्वी चक्कर लगाता है। तो ये क्या था, वास्तविकता सामने आ गई। तो पोस्टिविज्म या प्रत्यक्षवाद ये कहते हैं कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं ज़रूरी नहीं है उसके पीछे ईश्वर ही है, उसको शोध के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि वो चीज़ वैसी क्यों है, तो उसका हमें सही पता चलेगा। ये था प्रत्यक्षवाद। उसके बाद देखिए जो पोस्टिविस्टिक अप्रोच थी, काफ़ी बाद में पोस्टिविज्म के बाद, है ना। तो देखिए दाइज्म जो था ईश्वरवाद, उसे ख़त्म किया पोस्टिविज्म ने, कि बताया कि प्रूफ की जा सकती है। पोस्टिविस्टिक अप्रोच यानी कि प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण, ये यहाँ पे कहते हैं कि हम संसार की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम प्रूफ नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए संसार क्या है, इनफाइनाइट है, यानी कि अनंत है। हम हर एक चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आज भी साइंस के पास, विज्ञान के पास जवाब नहीं है, आंसर नहीं है ना। साइंस देखिए आज तक ये पता नहीं लगा सकती कि इंसान कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है ना। तो ये कहते हैं कि हम प्रूफ नहीं कर सकते, हम हर एक चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते। ये कहना था प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का। जहाँ पे देखिए प्रत्यक्षवाद ये कहता है कि हम चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण ने कहा कि हम चीज़ों को प्रूफ तो कर सकते हैं, सबूत तो कर सकते हैं, लेकिन उनमें अगर कुछ गलती हो तो हम उसे सुधार सकते हैं। हमारी नॉलेज मान लीजिए गलत हो जाए तो हम उसे सही कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है कि हम सारी चीज़ों को जो प्रूफ नहीं कर सकते, जो चीज़ हम प्रूफ की है हमने उसको हम सुधार भी सकते हैं। ये कहना है प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का। ये था इसका बेसिक। अब आपको करवाता हूँ इसका पूरा डिटेल में करते हैं। तो देखिए प्रत्यक्षवाद समझते हैं क्या। प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि कुछ निश्चित यानी कि सकारात्मक ज्ञान प्राकृतिक घटनाओं और उनके गुणों और संबंधों पर आधारित है। यानी कि देखिए प्रत्यक्षवाद क्या कहता है, एक दार्शनिक सिद्धांत है। दार्शनिक सिद्धांत मतलब ये फिलॉसफी है ना, ये उससे जुड़ा हुआ है। फिलॉसफी देखिए क्या कहती है, दर्शन शास्त्र क्या कहता है कि संसार की खोज कैसे हुई, ब्रह्मांड की खोज कैसे हुई, तो फिलॉसफी इसी के ऊपर टिकी हुई है। तो प्रत्यक्षवाद उसका एक पार्ट है, उसका एक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि जो ज्ञान यानी कि जो कुछ निश्चित ज्ञान प्राकृतिक घटनाओं और उसके गुणों और संबंधों पर आधारित होते हैं। एक दर्शन के रूप में सकारात्मकता इस दृष्टिकोण का पालन करती है। केवल तथ्यात्मक ज्ञान अवलोकन द्वारा प्राप्त किया जाता है वह भरोसेमंद है। ये कहते हैं प्रत्यक्षवाद में, जो तथ्यात्मक तौर पर यानी कि जो तथ्यों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमारी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए हमारी इंद्रिय क्या है ना, ज्ञान अवलोकन हमारी इंद्रिया है ना, हमारे के 6 ज्ञान इंद्रिय होती हैं, ठीक है। तो छठी हमारे दिमाग में होती है ना। तो ये कहते हैं कि जो तथ्य के तौर पर, जो तथ्यात्मक तौर पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह भरोसेमंद है, तो हम उसे प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखिए इंसान क्या है, सांस लेता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये किसने कहा, ये विज्ञान ने कहा, ये प्रूफ हुआ। तो ये कहते हैं कि जो हम चीज़
तथ्य के तौर पर जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं, जिसको हम सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वाकई वो चीज़ निकलती है, उसे कहते हैं प्रत्यक्षवाद। तो देखिए प्रत्यक्षवाद अध्ययन में शोधकर्ता की भूमिका का उद्देश्य तरीके से डाटा संग्रह और व्याख्या करने तक सीमित है। इस प्रकार के अध्ययनों में शोध निष्कर्ष आमतौर पर अवलोकन योग्य और मात्रात्मक होते हैं। देखिए ये क्या है, ये मात्रात्मक है। मात्रात्मक मतलब हमारे पास जितने तथ्य होंगे तो उतना ही हम सही चीज़ को पकड़ पाएंगे। प्रत्यक्षवाद क्या है, मात्रात्मक चीज़ों पर जोर देता है, ना कि गुणात्मक पे। तो देखिए प्रत्यक्षवाद ये कहते हैं कि जो शोधकर्ता होते हैं उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, तरीके से अनुसंधान करना, तरीके से शोध करना, तरीके से डाटा संग्रह करना। यानी कि अनुसंधानकर्ता क्या करता है, शोधकर्ता क्या करता है कि जब डाटा इकट्ठा करता है तो उसे क्या करता है, डाटा संग्रह करने के बाद उसे व्यवस्थित करता है, फिर उसकी व्याख्या करता है। यानी कि शोधकर्ता का कार्य कितना है, सिर्फ डाटा को इकट्ठा करना और उसकी व्याख्या करना कि वो सही है कि गलत है। इस प्रकार के शोध देखिए, इस प्रकार के शोध का जो निष्कर्ष है वो आमतौर पर कैसा होता है, अवलोकन योग्य या मात्रात्मक होता है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये चीज़ का हमने ये डाटा इकट्ठा किया तो ये चीज़ ऐसी है। प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक टिप्पणियों पर निर्भर करता है जो सांख्यिकी विश्लेषण का नेतृत्व करती है। यानी कि देखिए वो फैक्ट जो मात्रा के तौर पर आते हैं, जिसे गिना जा सकता है ना, जिसकी काउंटिंग की जा सकती है। एक दर्शन के रूप में प्रत्यक्षवाद अनुभववादी दृष्टिकोण के अनुसार यह मात्रात्मक अनुसंधान पर आधारित है, जो कि ज्ञान मानव अनुभव से उपजा है। अब देखिए ये कहते हैं जो ज्ञान है ना, ज्ञान कहाँ से आता है, मानव अनुभव से। तो मानव अनुभव से जो ज्ञान उपजा है, ज्ञान निकला है, तो उसे क्या है, मात्रात्मक सिद्धांत उस पर ये आधारित हो गया। प्रत्यक्षवाद शोधकर्ता के मूल्य निर्णयों पर आधारित नहीं होता। प्रत्यक्षवादियों का अनुभववाद में विश्वास होता है। ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए शोधकर्ता है, उसके अपने मूल्य क्या है, वो कुछ अपना ऐड नहीं कर सकता, वो कुछ में अपनी धारणा को जोड़ नहीं सकता। उसको क्या है, उसको अनुभववाद में विश्वास होता है। यानी कि देखिए प्रत्यक्षवादी मानते हैं अनुभव के आधार पर डाटा इकट्ठा किया गया वो सत्य होता है, उसकी जांच हो सकती है, उसी को हम सत्य मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अपने निर्णय यहाँ पे नहीं लेके आ सकते। मान लीजिए उसने तथ्य इकट्ठा कर लिया, अब बीच में वो अपने विचार डाल दे तो वो झूठा हो जाएगा। जैसे आप देखिए कि किसी की बायोग्राफी, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसकी बायोग्राफी है, अगर उसके ऊपर कोई फिल्म बनती है तो उसमें देखिए बहुत सारी ऐसी झूठी घटनाएं जोड़ी जाती है कि जिससे क्या है, पब्लिक का एंटरटेनमेंट हो या पब्लिक का मनोरंजन किया जा सके। यानी कि इतिहास के ऊपर भी अगर कोई फिल्म बनती है तो उससे भी छेड़छाड़ होती है, तो कि ताकि मनोरंजन हो। तो वो क्या है कि जो चीज़ वैसी है ना, जो चीज़ वैसी है उसमें क्या है, अपने विचार जोड़ दिए। अगर मान लीजिए कि ऐसे ही मान लीजिए कोई डाटा इकट्ठा कर लिया, उसमें खुद के विचार जोड़ दिए, वो ना तो चीज़ सत्य हो पाएगी, ना पूरी तरह से झूठी हो पाएगी, वो मिक्सचर हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं कि जो शोध करता है वो अपने मूल्य निर्णयों को इसमें जोड़ नहीं सकता। उसे क्या है, उसके अनुभव के आधार पर ही फैक्ट को इकट्ठा करना है, तथ्यों को इकट्ठा करके सही सही जानकारी देनी है। क्राउथर और लेकेंस्टर 2008 में इन्होंने देखिए तर्क दिया। ये कहते हैं कि एक सामान्य नियम के रूप में प्रत्यक्षवादी अध्ययन आमतौर पर निपुण दृष्टिकोण को अपनाता है, जबकि प्रेरक शोध दृष्टिकोण आमतौर पर एक घटना दर्शन से जुड़ा होता है। इसके अलावा सकारात्मकता उस दृष्टिकोण से संबंधित है जिससे शोधकर्ता को तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जबकि घटना विज्ञान अर्थ पर ध्यान केंद्रित करती है और मानव हित के लिए प्रावधान करती है। अब देखें यहाँ पे ये कहते हैं, इनका तर्क क्या है कि जो प्रत्यक्षवादी जो अध्ययन है, यानी कि वो अध्ययन जिसका हमें पक्का सबूत मिल जाता है ना, तो उससे क्या है कि जो इसमें जो शोध होती है वो आमतौर पर क्या है, किसी घटना से जुड़ा है। यानी कि जब भी किसी चीज़ का विस्तार किया जाता है तो वो किसी घटना से जुड़ा है। उसके अलावा देखिए इसमें क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है। जो भी शोधकर्ता नॉलेज लेता है तो ज्ञान प्राप्त करता है,
वो तथ्यों से ही करता है। यानी कि अगर उसे तथ्य सही मिल गए तो नॉलेज उसकी सही होगी, तथ्य गलत मिले तो नॉलेज जो ज्ञान है वो गलत हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा ही सकारात्मक तौर पर होता है। आप देखिए कोई भी किताब पढ़ेंगे उसमें आपको सारी ही चीज़ें क्या है सकारात्मक तौर पे मिलेगी। हालांकि देखिए वो क्या है, वो बहुत गहन शोध के द्वारा आपको करवाया जाता है ना, उसमें जो नकारात्मक चीज़ें हटा दी जाती है। तो ऐसे ही सेम इसमें किया जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ है कि एक दार्शनिक प्रणाली जिसे केवल वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है या जो तार्किक या गणितीय प्रमाण के लिए सक्षम है और इसलिए तत्व मीमांसा और धर्म ईश्वरवाद को खारिज करने में सक्षम है। अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले क्या था, ईश्वरवाद का, ठीक है, ईश्वरवाद को माना जाता था कि ईश्वर ही दुनिया में सब कुछ करता है और कोई कुछ नहीं करता, सबके पीछे क्या है, ईश्वर है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या था, इन्होंने ये बताया कि जो सब कुछ है वो तर्क के तौर पर, इनकी तार्किक तौर पर या गणितीय प्रमाण के तौर पर सब कुछ हमें मिलता है, इसलिए हर एक चीज़ को प्रूफ किया जा सकता है, हर एक चीज़ जो है वो तथ्यों के आधार पर जानी जा सकती है कि वो कैसी है। इसलिए प्रत्यक्षवाद ईश्वरवाद या धर्मवाद को खारिज करती है। इसलिए तो देखिए अनुसंधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुसार निष्कर्ष सत्यापन योग तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ना कि विशुद्ध रूप से अंतर्ज्ञान पर। अब देखिए अनुसंधान के लिए क्या है, यानी कि देखिए जो भी प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण ये कहते हैं, अगर हम अनुसंधान करते हैं किसी चीज़ के ऊपर और उसका जो दृष्टिकोण है, पहली बात तो वो सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। उससे जो भी निष्कर्ष निकलते हैं वो किस पे आधारित हो, तथ्यों पर आधारित हो। तथ्यों पर आधारित होने का मतलब है कि सबूतों के आधार पर, है ना। अब देखिए जज भी को न्यायालय में कोई फैसला सुनाएगा वो तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाएगा, ना कि अपनी मर्जी से। तो ऐसे ही देखिए अगर हमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना है तो हम तथ्यों के आधार पर प्राप्त करेंगे। इसमें क्या है, इसमें अंतर्ज्ञान हमारा कुछ काम नहीं आएगा। हम अंतर्ज्ञान के आधार पर कोई भी अनुसंधान या शोध नहीं कर सकते। प्रत्यक्षवाद यह भी मानता है कि भौतिक दुनिया की तरह समाज भी सामान्य कानूनों के अनुसार काम करता है। देखिए प्रत्यक्षवाद ये मानता है कि जो भौतिक दुनिया है उसके तरह ही समाज में भी देखिए सामान्य कानून आते हैं। समान देखिए हम कहते हैं ना समाज में ये चलता है, समाज ऐसा है, समाज वैसा है ना। देखिए समाज में रहने के लिए कुछ नियम है। देखिए वैसे ही प्रत्यक्षवाद मानता है आत्मनिरीक्षण और सहज ज्ञान को खारिज कर दिया गया है। यानी कि देखिए जो आत्मनिरीक्षण है, जैसा कि तत्व मीमांसा और धर्मवाद ईश्वरवाद है, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभव के अनुसार आध्यात्मिक और धर्मशास्त्री दावों को सत्यापित नहीं किया जा सकता। वही बात है, देखिए जो कुछ भी है वो हमें क्या है, जो वास्तविकता पर होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ना कि ईश्वरवाद पे। क्योंकि देखिए उससे क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसका प्रूफ नहीं होता है ना, वो सुनी सुनाई बातें होती हैं। यदि आप अपने अध्ययन के लिए एक प्रत्यक्ष दृष्टिवादी दृष्टिकोण ग्रहण करते हैं तो यह आपका विश्वास है कि आप अपने शोध से स्वतंत्र हैं और आपका शोध विशुद्ध रूप से उद्देश्यपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे ये कहते हैं कि यदि आप अध्ययन करते हैं, यदि आप शोध करते हैं, यदि आप किसी चीज़ को समझते हैं, यदि आप अध्ययन करते हैं और एक प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण ग्रहण करते हैं। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण मतलब जब भी आप किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं और आपने प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण अपनाया। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण वो जो तथ्यों पर आधारित सबूतों के आधार पर चीज़ को मानता है। तो कहते हैं कि आपका विश्वास अगर ऐसा है तो आप निश्चित ही आपका जो उद्देश्य है, जो आपकी शोध है वो उद्देश्यपूर्ण होगी। यानी कि आपको कुछ भी अध्ययन करना है वो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को ग्रहण करने से ही होगा। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण वही कहता है जो कुछ भी है वो सत्य होना चाहिए। किस पे आधारित है ये किस पे होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। तो देखिए अब हम बात करेंगे प्रत्यक्षवादी शोध दृष्टिकोण के बारे में या प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के बारे में, जो इसे इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। अब देखिए प्रत्यक्षवाद जहाँ पे ये कहते हैं कि जो कुछ भी है वो हमें तथ्यों के ऊपर आधारित हमें चीज़ होती है, हम सभी को जो हमारे संसार में घटित होता है हम उसे जान सकते हैं, हम उसे प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन
प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण यहाँ पे क्या कहता है, वो यहाँ पे ये कहता है कि आप सभी चीज़ों को प्रूफ तो कर सकते हो, लेकिन प्रूफ करने के साथ अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो हम उसे सुधार भी सकते हैं। दूसरी बात कि हम संसार की हर एक चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हम प्रूफ नहीं कर सकते, जैसे इंसान कहाँ से पैदा हो, जैसे कैसे पैदा होता है और कहाँ पे जाता है मरने के बाद, इंसान की मृत्यु पर विजय क्यों नहीं है। तो ये हम चीज़ को अभी तक जान नहीं पाए, विज्ञान जान नहीं पाया, इसलिए प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण कहते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। देखिए, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण शोध दर्शन को सटीक और संक्षिप्त तरीके से समझाया जाना मुश्किल है। यानी कि देखिए, इसको हम संक्षिप्त तरीके से नहीं समझा सकते, ना ही सटीक तरीके से समझा सकते हैं। प्रत्यक्षवाद की व्याख्या करने में संख्या भिन्नता उन लेखकों की तरह की संख्या के बराबर हो सकती है जिन्होंने शोध दर्शन के क्षेत्र को संबोधित किया था। फिर भी इसके सार में सकारात्मकता इस विचार पर आधारित है कि विज्ञान सच्चाई के बारे में जानने का एकमात्र तरीका है। नीचे दिया गया पाठ विशेष रूप से व्यावसायिक अध्ययन पर ध्यान देने के साथ साथ सकारात्मकता की व्याख्या करता है। देखिए, यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर हमें देखिए सच्चाई का पता लगाना है तो हमारे पास एक ही तरीका है विज्ञान का। विज्ञान के जरिए हमें हर एक चीज़ का क्या है आसानी से पता लगा सकते हैं, हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सटीक तरीके से हम प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को नहीं बता सकते। सो देखिए, 20वीं शताब्दी के मध्य से चीज़ें विज्ञान के विचारों में बदल गई। अब देखिए, पहले क्या था, जब भी दृष्टिकोण आता था, जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रत्यक्षवादी जैसे प्रत्यक्षवाद चला था, वो कहते थे हर एक चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जब 20वीं शताब्दी का मध्य आया, तब क्या था, वहाँ पे ये बताया गया कि हम चीज़ों को प्रूफ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां हैं हम उसे दूर भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम संसार की हर एक चीज़ को प्रूफ यहाँ पे नहीं कर सकते। हम सच्चाई का पता लगाएंगे किससे? प्रत्यक्षवाद से, लेकिन सारी चीज़ का हम पता नहीं लगा सकते। प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण मानता है कि वैज्ञानिकों के सोचने और काम करने के तरीके और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमारे सोचने के तरीके अलग अलग नहीं हैं। अब देखिए, कहते हैं जैसे वैज्ञानिक सोचते हैं और जैसे हम रोज़मर्रा के जीवन में काम करते हैं, वो क्या है, वो तरीके अलग अलग नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो तरीके क्या है, वो अलग अलग नहीं है। आप देखिए कि विज्ञान उन चीज़ों का आंसर ढूंढता है, उत्तर ढूंढता है जो हमारे लिए, जैसे देखिए कोरोना वायरस फैला, तो देखिए विज्ञान ने सबसे पहले क्या था, कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की दवाई खोजनी स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित है ना, जो हमारे जीवन में घटता है, घटित होता है, तो विज्ञान वैसा ही सोचता है, वैसा ही काम करता है, उसके तरीके कुछ अलग नहीं है। शोध का उद्देश्य व्याख्या करना, भविष्यवाणी करना होता है। देखिए, बिल्कुल सही है। शोध किस लिए होती है? कि व्याख्या करना, वो चीज़ कैसी है, क्यों है, हम जिस संसार में रहते हैं वो वैसा क्यों है, तो उसकी व्याख्या करना। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को आगे रचनावादी और आलोचनात्मक यथार्थवादी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए, अनुसंधान का प्रतिमान अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और सत्ता मीमांसा पर निर्भर करता है। देखिए, ये इसमें क्या है कि जो अनुसंधान का जो प्रतिमान है वो किस पे है, वो तत्व मीमांसा या मूल्य मीमांसा जिसे कहते हैं, ज्ञान मीमांसा और सत्य मीमांसा पर आधारित है। इसे थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, तत्व मीमांसा या मूल्य मीमांसा क्या है? अब देखिए, तत्व मीमांसा या मूल मीमांसा क्या है। तो देखिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटाफिजिक्स या एक्सोलॉजी। अब देखिए कि मूल्य, हर एक चीज़ में मूल्य है, हर एक चीज़ का आधार है ना। जो हमारे पास चीज़ है वो कैसी है, संसार में जितनी चीज़ें हैं वो कैसी हैं। देखिए, यह दर्शन की एक शाखा, यानी कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। किसी वस्तु के दो पक्ष हो सकते हैं, तथ्य और उसका मूल्य। अब देखिए, कोई भी वस्तु है, उसके दो पक्ष होते हैं, एक तथ्य होता है, उसका मूल्य होता है। तथ्य पर विचार करना उस वस्तु का वर्णन कहलाता है। देखिए, अगर हम किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं, यानी कि अगर हम किसी वस्तु के तथ्य पर विचार करते हैं, तो यानी कि हम वस्तु का वर्णन करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात, जब हम किसी वस्तु का वर्णन कहते हैं तो वह तथ्य कहलाता है, और
उसके मूल्य का निरूपण, उसका गुणा दशारण। देखिए सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे कोई भी वस्तु है वह तथ्य, उसके तथ्य भी होते हैं, उसके मूल्य भी होते हैं। अगर हम किसी वस्तु का वर्णन करते हैं तो वह तथ्य है, और उसका अगर हम गुण देखते हैं तो वो क्या है, मूल्य है। यानी कि किसी वस्तु में कोई गुण पाया जाता है तो वो क्या है, उसका मूल्य। और अगर हम उस वस्तु के बारे में बताते हैं तो वो क्या है, उसका तत्व। तो देखिए मूल्य विषयक निर्णय वस्तु की किसी आदर्श से तुलना करके किसी व्यक्ति द्वारा उपस्थित किया जाता है। हमारे सभी अनुभवों में मूल्य मापदंड ही होते हैं। देखिए जैसे सौंदर्य शास्त्र में सुंदर का मूल्यांकन, संगीत साहित्य और कला में माधुर्य और सरसता का मूल्यांकन, और धर्म में मूल्यों के संरक्षण का प्रयत्न तो सभी को स्वीकृत है। किंतु साथ ही यह भी ध्यान देने की बात है कि आचार शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान या विज्ञान आदि में भी मूल्यों की समस्या पर ही विचार किया जाता है। अब देखिए जितनी भी सारी चीज़ें इसमें क्या है, इसमें मूल्य पर विचार है। मूल्य पर विचार मतलब हम इनके गुण के बारे में इनमें देखते हैं। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत इन सभी शास्त्रों और विज्ञानों के मूल्यों का अलग अलग विवेचन नहीं किया जाता, वरन इन सर्वव्यापी मूल्यों के स्वरूप और प्रकृति पर विचार किया जाता है। यानी कि देखिए जो चीज़ है वो वैसी है, उसके गुण क्या है, ये किस में आते हैं, मूल्य मीमांसा में। यानी कि जो चीज़ वैसी है वो वैसी क्यों है, उसमें कौन से गुण पाए जाते हैं, ये किस में आएगा, तत्व मीमांसा या मूल्य मीमांसा में। इस प्रकार आधुनिक युग में मूल्य मीमांसा दर्शन की शाखा बनकर द्रुत गति से पल्लवित हो रही है। देखिए सिंपल सी बात क्या है कि कोई वस्तु है, उसके गुण कैसे हैं, कोई वस्तु है वो वैसी क्यों है, उसमें क्या गुण है कि वो वैसी है, ये किस में आता है, मूल्य मीमांसा में। सो देखिए नेक्स्ट है ज्ञान मीमांसा, यानी कि एपिस्टोमोलॉजी क्या है। आप कैसे जानते हैं, ज्ञान क्या है और कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि जो भी कुछ आपके पास नॉलेज है। अब देखिए ज्ञान मीमांसा में क्या है कि हम ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं, हम हर एक चीज़ को कैसे जानते हैं, ज्ञान क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं, ये किस में आता है, ज्ञान मीमांसा में, एपिस्टोमोलॉजी में। जब हम किसी धारणा को सुनते हैं या उसका चिंतन करते हैं, हम उसे सत्य स्वीकार करते हैं और असत्य समझकर सब अस्वीकार करते हैं। अब देखिए जब हम किसी धारणा को सुनते हैं तो हम उसे सत्य समझ लेते, जब हम उसका चिंतन करते हैं तो हम उसे सत्य समझ लेते हैं, और या उसे असत्य समझकर अस्वीकार करते हैं। इनकी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उस पर विश्वास करें या ना करें। उपन्यास पढ़ते समय हम अपने आप को कल्पना के जगत में पाते हैं, और जो कुछ कहा जाता है उसे हम उस समय के लिए तथ्य मान लेते हैं। देखिए जैसे हम उपन्यास पढ़ते हैं या जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो हम क्या है, कल्पना के जगत में जाते हैं, है ना। जो कुछ भी वहाँ पे कहा जाता है हम उसको क्या है, तथ्य मान लेते हैं। यह कल्पना स्वीकृति है। प्रत्येक धारणा सत्य होने का दावा करती है, परंतु मीमांसा इस दावे को उचित जांच के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। अब देखिए जितनी भी धारणाएं वो हर एक धारणा सत्य समझी जाती है, लेकिन जो मीमांसा है उससे पता लगाया जा सकता है कि ये जो धारणा है वो सत्य है या असत्य है। ठीक है, ये चीज़। सत्ता मीमांसा क्या है, जीवन का अर्थ क्या है। सत्ता मीमांसा कहता है ऑन्टोलॉजी, यानी कि जीवन का अर्थ क्या है। देखिए मूल्य मीमांसा क्या था कि जो चीज़ है वो वैसी क्यों है, उसके गुण क्या है। ज्ञान मीमांसा है कि हम ज्ञान प्राप्त कैसे करते हैं, और सत्ता मीमांसा है कि जीवन का अर्थ क्या है, हमें कैसे जीना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह इसके अंतर्गत आता है। सत्ता मीमांसा अस्तित्व या वास्तविकता का दार्शनिक अध्ययन है। परंपरागत रूप से यह तत्व मीमांसा नामक दर्शन की शाखा का भाग है। यानी कि किसका भाग है, ये भाग है मेटाफिजिक्स का, तत्व मीमांसा या मूल मीमांसा का। अब देखिए क्या है, जीवन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, हमें कैसे जीना चाहिए, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। देखिए इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए प्रत्यक्षवाद वास्तविकता के विषय में विश्वास करते हैं। सकारात्मकता के केंद्रीय सिद्धांतों की अस्वीकृति से उत्तर सकारात्मकता उभरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो प्रत्यक्षवादी, यानी कि प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में क्या है कि
जो वास्तविकता होती है। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो हम वास्तविकता के रूप में उसमें विश्वास कर सकते हैं। वो चीज़ सकारात्मक होनी चाहिए। अब देखिए, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण मानता है कि सभी अवलोकन स्वीकार्य है, इसमें त्रुटि है और यह सिद्धांत पुनर्निरीक्षण योग्य है। वही बात आ गई ना कि मान लीजिए कि आपने कोई भी या शोधकर्ता ने किसी भी चीज़ का क्या है कि एक्सप्लेन कर दिया है ना, किसी भी हमें नॉलेज को दे दिया, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन अगर उसमें देखिए कुछ त्रुटि पाई जाए या कुछ एरर आ जाए तो हम उसे फिर से निरीक्षण कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को फिर से ठीक कर सकते हैं। प्रत्यक्षवाद के रूप में विज्ञान शोध प्रक्रिया के दौरान परिकल्पना को विकसित करने के लिए वर्तमान सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। देखिए, परिकल्पना क्या होती है कि हमारे दिमाग की उपज, हमारे दिमाग में क्या चलता है। प्रत्यक्षवाद के द्वारा क्या होता है कि जो वैज्ञानिक तौर पर हम शोध प्रक्रिया करते हैं और जो हमारे दिमाग में जो बातें चलती हैं हम उसे प्रूफ कर सकते हैं। यानी कि हमारा दिमाग कहता है, हमारा दिमाग क्या कहता है, हमारा दिमाग कहता है कि जैसे देख लिया आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ हम सोचते हैं ना कि जैसे आगे जाके क्या है, उड़ने वाली गाड़ियाँ होनी चाहिए, है ना, बाइक उड़ने वाली होनी चाहिए। तो देखिए आपके दिमाग में क्या है, परिकल्पना। अब देखिए वैसी चीज़ की शोध हो जाए और आपके दिमाग में जो परिकल्पना थी वो क्या है, अगर वैसी शोध हो जाए तो आपकी परिकल्पना तो सच होगी ना, आपकी परिकल्पना क्या है, विकसित हो गई ना। तो ये क्या है, ये वर्तमान सिद्धांत का इसमें प्रयोग किया जाता है। विज्ञान को प्रत्यक्षवाद अनुसंधान दर्शन में आधारशिला के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। देखिए विज्ञान में क्या है, जो विज्ञान को क्या है, प्रत्यक्षवाद में क्या है कि आधारशिला, यानी कि अगर हमें प्रत्यक्षवाद में कुछ भी हम चीज़ को प्राप्त करते हैं वह वैज्ञानिक तौर पर प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक तौर पर प्राप्त करने का मतलब है कि हम चीज़ों की वास्तविकता को जानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अनुसरण करते समय शोधकर्ता की भूमिका कारण और प्रभाव संबंधों की विशिष्ट प्रकृति की खोज करना है। यानी कि देखिए शोधकर्ता की भूमिका क्या होनी चाहिए, कारण क्या है, प्रभाव क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण में देखे जाते हैं। जहाँ प्रत्यक्षवादी का मानना था कि विज्ञान का लक्ष्य सत्य को उजागर करना था, वही प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का मानना है कि विज्ञान का लक्ष्य वास्तविकता के बारे में सही तरीके से लक्ष्य प्राप्त करना है, भले ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे दोनों में डिफरेंस बताया है, विभिन्नता बताई है कि प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का मानना है कि लक्ष्य को उजागर करना, सत्य को उजागर करना। विज्ञान का लक्ष्य क्या है, सत्य को उजागर करना। लेकिन प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण कहता है कि आपकी बात सही है, हमें सत्य को उजागर करना है, ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन वो सत्य सही होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। भले ही देखिए हम लक्ष्य को प्राप्त ना करें, लेकिन हमें सही सही चीज़ों को ही बताना चाहिए।